नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स। फिल्म की शुरुआत 19 जनवरी 1990 से होती है, जहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वहीं पास में रखे रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री चल रही होती है, जिसमें सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा होता है, जिसने अपनी पारी में शतक लगाया था। उन्हीं बच्चों में शिव नाम का बच्चा बैटिंग कर रहा था। सचिन का नाम सुनकर शिव नाम का बच्चा सचिन सचिन चिल्लाने लगता है। एक हिंदू क्रिकेटर का नाम सुनकर कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम वहां जाते हैं और उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वहां शिव का दोस्त अब्दुल आता है और वो जैसे तैसे वहां से जान बचाकर निकल जाते हैं। ये उस समय की बात है जब आजाद कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हिस्से में इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा कश्मीर हिंदुओं को उन्हीं की घर जमीन से बेदखल कर दिया गया था और उनकी बहन बेटियों को वहीं छोड़कर जाने की हिदायत दे दी गई थी और विरोध करने पर उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता था। उस इस्लामी कट्टरपंथी ग्रुप के सरगना का नाम था फारूक अहमद दर, और जिसे लोग आमतौर पर बिट्टा कराटे के नाम से जानते थे। अगले दृश्य में दिखाते हैं कि आतंकी एक महिला और उसकी बेटी पर गन तान कर कहता है कि उसका पति चाहे तो यहाँ से भाग सकता है, मगर तुम्हें और तुम्हारी बेटी को यहीं छोड़ना होगा ताकि तुम हम मर्दों की जरूरतों को पूरा कर सको। वो महिला ऐसा करने से इनकार कर देती है तो वो आतंकी उसकी बेटी के सामने उसे गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बिट्टा कराटे सभी हिंदू और कश्मीरी पंडितों को इकट्ठा करके जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाता है और उन्हें बीफ खाने के लिए मजबूर करता है। वो सरेआम ये नारा लगाता है कि या तो धर्म बदलो या ये जगह बदलो। बिट्टा कराटे जबरदस्ती हिंदू पंडितों का धर्म परिवर्तन करवाता है ताकि कश्मीर को हिंदुओं से मुक्त करके पूरी तरीके से इस्लामी राज्य बना सके। काफी हिंदू ऐसा करने पर मजबूर हो जाते हैं, यहाँ तक कि ये कट्टरपंथी अपने बच्चों के दिमाग में भी इसी तरह की गंदगी भर रहे थे, जिसको वो जिहाद का नाम दे रहे थे। वो सरेआम ऐलान करते हैं कि जीना चाहते हो तो मुस्लिम बनो, अपने बीवी बच्चों को यहीं छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना परिवार सहित मार दिए जाओगे। वहीं पुष्कर नाम का एक पंडित भी अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था, जिसमें उसका बेटा, उसकी बहू और 2 पोते थे, शिव और कृष्णा। शिव वही बच्चा था जिसे शुरुआत में क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया था, मगर कृष्णा अभी काफी छोटा था। पुष्कर गांव के एक स्कूल में अध्यापक थे और हर साल शिवरात्रि पर नाटक में शिव की भूमिका निभाते थे और आज भी वो उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका पोता शिव अभी तक घर नहीं आया। तब वो अपने स्कूटर पर शिव को लेने के लिए निकल जाते हैं। गाँव में आतंक का माहौल था। पुष्कर शिव और उसके दोस्त अब्दुल को स्कूटर पर बैठाकर वापस जा रहे थे। तभी वहां एक आर्मी की जीप आकर रुकती है। अफसर उनसे कहता है कि वो उनके पीछे पीछे आ सकते हैं, जिससे उन पर कोई हमला नहीं करेगा। थोड़ी दूर चलते ही जीप में एक ब्लास्ट होता है, जिससे जीप के परखच्चे उड़ जाते हैं। वहीं बिट्टा कराटे पुष्कर के बेटे को मारने उसके घर जाता है, जिसे आता देख उसका बेटा जान बचाने के लिए चावल के ड्रम में छिप जाता है, मगर उनका पड़ोसी उसे ड्रम में छुपते हुए देख लेता है। ये पड़ोसी उसी अहमद का पिता है जो शिव का दोस्त है, जिसकी जान बचाकर पुष्कर स्कूटर पर बैठाकर उसे अपने घर ला रहा था। उसका पड़ोसी बिट्टा को इशारों में बता देता है कि पुष्कर का बेटा अनाज के ड्रम में छुपा है। बिट्टा अनाज के ड्रम पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। तभी वहां बूढ़ा पुष्कर आ जाता है और जान की दुहाई देने लगता है। वो बिट्टा से कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है। बिट्टा पे इस बात का कोई असर नहीं होता। पुष्कर के बेटे के खून से सने चावल इधर उधर बिखर जाते हैं। तब बिट्टा कराटे खून से सने हुए चावल उठाकर उसकी पत्नी को देता है और कहता है कि अगर तुम ये चावल खा लोगी तो मैं तुम्हारे बाकी दोनों बेटों की जान बख्श दूंगा। और यहीं स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अगला सीन वर्तमान का दिखाते हैं, जहां पुष्कर पंडित के दोस्त ब्रह्मदत्त को दिखाया जाता है, जो किसी का इंतजार कर रहा था। दरअसल पुष्कर का निधन हो जाता है और उसका पोता कृष्णा दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा था। पुष्कर की अस्थियां विसर्जन करने के लिए कश्मीर आता है। कुछ देर बाद कुछ और लोग भी वहां जाते हैं जो कभी पुष्कर के दोस्त हुआ करते थे। उन चारों में से एक का नाम महेश था, जो कभी डॉक्टर हुआ करता था। दूसरा हरी, जो अपने समय में डीजीपी था, और तीसरा उस जमाने में पत्रकार था। ये लोग पुष्कर की मौत पर शोक मनाने इकट्ठा होते हैं। तभी वहां हाथों में अपने दादा पुष्कर की अस्थियां लिए हुए कृष्णा वहां आ जाता है। उसे 1990 के नरसंहार के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे अभी तक यही पता था कि उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में हुई है। कश्मीर में उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। अगला सीन कृष्णा की यूनिवर्सिटी का दिखाते हैं, जिसका फिल्म में नाम जेएनयू से बदलकर एएनयू रख दिया है, जहां कॉलेज की एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उन्हें कश्मीर के नाम पर भड़का रही थी कि कश्मीर आज भी गुलाम है और उसे आजाद कराना होगा।
और ये काम सिर्फ आज का युवा ही कर सकता है। देश की सरकार ने कश्मीर को गुलाम बना रखा है और हमें उसी गुलामी से आज़ादी चाहिए। ये आज का समय है, यानी कि वर्तमान है, जब केंद्र सरकार ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, जिससे हजारों लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया जाए। और प्रोफेसर राधिका भी उन्हीं में से एक थी। वो चाहती थी कि कश्मीर इंडिपेंडेंट राज्य हो, ना कि भारत का हिस्सा। और इसके लिए वो कृष्णा को भी कन्विंस करने की कोशिश करती है और वो कृष्णा को बताती है कि कश्मीर में कभी भी किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई और किसी भी कश्मीरी पंडित को वहां से नहीं निकाला गया। इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। उसकी ये बातें कृष्णा को प्रभावित करने लगती हैं। राधिका कृष्णा से कॉलेज में इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कहती है और उसे प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अप्रोच करती है। तब राधिका कृष्णा को कहती है कि अगर तुम्हें इलेक्शन जीतना है, यूथ को कनेक्ट करना होगा। यहाँ के स्टूडेंट्स और यूथ के दिमाग में ये बात भरनी होगी कि देश की सरकार कश्मीर के खिलाफ काम कर रही है, गवर्नमेंट कश्मीर के लिए खतरा है। इस तरह राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है और लगता है कि उसकी कोशिश कुछ हद तक कामयाब भी हो रही है। तभी सीन पास्ट में चला जाता है, जहाँ कृष्णा का दादा पुष्कर ब्रह्मदत्त के पास हेल्प मांगने जाता है। ब्रह्मदत्त उस समय IAS ऑफिसर था, जो कि पुष्कर का काफी अच्छा दोस्त था। पुष्कर ब्रह्मदत्त को बताता है कि गांव में बहुत सारे लोगों की जान को खतरा है और इस सूची में उनके बेटे का नाम भी है, क्योंकि बेटा समझता है कि उसका बेटा उसके खिलाफ भारत की गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, इसलिए वो कभी भी उसके बेटे की हत्या कर सकता है। ब्रह्मदत्त उसके परिवार के लिए पुलिस सिक्योरिटी की बात करता है और पुष्कर ब्रह्मदत्त के साथ घर की ओर निकल जाता है। तभी पुष्कर बाजार से कुछ सब्जियां खरीदता है और सब्जी वाले को 100 रुपए देता है, मगर सब्जी वाला रिटर्न में उसे पाकिस्तान के यानी जिन्ना वाले नोट वापस करता है। वो सब्जी वाला उससे बोलता है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो यहाँ वहीं का रुपया चलेगा, यानी वो कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा समझने लगे थे और खुद को भी वो पाकिस्तानी समझने लगे थे। ये देखकर ब्रह्मदत्त उसे पुलिस के हवाले कर देता है और अरेस्ट करके थाने में बंद करवा देता है और वे घर की ओर निकल जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक चौक पर एक एयरफोर्स ऑफिसर खड़ा होता है। वहाँ कुछ और पुलिस वाले भी होते हैं। तभी बाइक पर 2 आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उस एयरफोर्स ऑफिसर को मार देते हैं, मगर वहाँ मौजूद पुलिस वाले कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्हीं में से कुछ पुलिस वाले इन कट्टरपंथी मुस्लिमों का आंतरिक रूप से समर्थन करते हैं। ब्रह्मदत्त कश्मीर के CM से मिलते हैं और हिंसा के बारे में बताते हुए उनसे कहते हैं कि कोई कार्रवाई करें, मगर CM उल्टा ब्रह्मदत्त को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहते हैं कि वही उस क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं, शांति और कानून व्यवस्था बनाना ये उन्हीं का काम है। ब्रह्मदत्त CM को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अधिकारी उनका आदेश नहीं मान रहा और जब वो कोई ऑर्डर पास करते हैं तो उन्हीं की पार्टी के लोग उस ऑर्डर को कैंसिल करवा देते हैं। यहाँ तक कि वही अधिकारी उन आतंकियों का साथ भी दे रहे हैं। वो ब्रह्मदत्त CM से बोलते हैं कि उनकी पार्टी इन आतंकियों को फंडिंग कर रही है, मगर CM का उसकी बातों पर कोई असर नहीं होता। थोड़ी देर बाद आतंकी बिट्टा कश्मीर के CM के सामने खड़ा होता है। ये देखकर समझना मुश्किल नहीं था कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कश्मीरी हिंदू हत्याकांड और पलायन की इस मुहिम में लिप्त है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। पुष्कर के चारों दोस्त अपने लिविंग रूम में बैठे हुए सिस्टम पर बहस कर रहे थे। तभी ब्रह्मदत्त की पत्नी कृष्णा को उसके माता पिता की तस्वीर दिखाती है। ये एक ग्रुप फोटो था जिसमें पूरे परिवार की तस्वीर थी। वो कृष्णा को बताती है कि जब वो कश्मीर से जान बचाकर भागे थे तब उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि अपने साथ कोई भी सामान ले जा सकें। वे लोग कश्मीर में दिल दहला देने वाले नरसंहार की बात करते हैं तो कृष्णा उनसे वही कहता है जो कॉलेज की प्रोफेसर राधिका ने उससे कहा था कि वहां पर कोई नरसंहार नहीं हुआ, बल्कि ये इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। उस वक्त 5 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ था और उसकी वजह भी इंडियन आर्मी है। और जो कश्मीर में अब टेररिस्ट बन रहे हैं उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब उन्हें गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है तो उनके बच्चे टेररिस्ट ही बनेंगे। इतना सुनते ही ब्रह्मदत्त को कृष्णा पर गुस्सा आ जाता है और उसके मुंह से कृष्णा के माता पिता के मौत के बारे में एक बात निकल जाती है, जिससे कृष्णा को शक हो जाता है, क्योंकि अभी तक कृष्णा को सिर्फ यही बताया गया था कि उसके माता पिता की मौत एक स्कूटर एक्सीडेंट में हुई है और अब कृष्णा अपने माता पिता के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। कृष्णा के बहुत फोर्स करने के बाद वे लोग उसको सब कुछ सच बता देते हैं और कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां बिट्टा उसकी माँ शारदा को खून से भरे चावल खाने को मजबूर कर रहा था। बेचारी राधिका अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो चावल खा लेती है और वो आतंकी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तब पुष्कर अपने दोस्त डॉक्टर महेश को फोन करता है और उसे बताता है कि उसके बेटे को काफी गोलियां लगी हैं, मगर अभी तक उसकी सांसें चल रही हैं। डॉक्टर जैसे ही वहां से निकलने वाला था
तभी कुछ टेररिस्ट उसके हॉस्पिटल में आ जाते हैं क्योंकि उनके साथी को गोली लगी थी और उसकी जान बचाने के लिए खून की जरूरत थी और उस ग्रुप के खून का डोनर पूरे हॉस्पिटल में नहीं होता। तभी वो आतंकी वहीं मरीज का खून निकालने लगते हैं जिसको खून चढ़ रहा था। वो खून जमीन पर गिरकर बर्बाद हो रहा था और थोड़ी देर बाद खून की कमी की वजह से उस मरीज की मौत हो जाती है। डॉक्टर महेश भी वहीं फंस कर रह जाता है और पुष्कर के घर नहीं पहुंच पाता। इलाज न मिलने से पुष्कर के घायल बेटे की मौत हो जाती है। बेटे की मौत के बाद पुष्कर रोते हुए ब्रह्मदत्त को फोन करता है और कहता है कि कश्मीर के बाद जब ये सब पूरे हिंदुस्तान में होगा तब ब्रह्मदत्त का नाम भी उन्हीं लोगों में शामिल होगा जो कश्मीर की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। डीजीपी पुष्कर के घर पर सिक्योरिटी के रूप में 2 पुलिस वाले तैनात कर देता है, लेकिन वो पुलिस वाले डीजीपी को बोलते हैं कि वो लोग भी मुस्लिमों के साथ हैं, ना कि पंडितों के साथ, और इसीलिए जब वो उसे शूट कर रहे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बहुत देर हो चुकी थी। पुष्कर अपने बचे हुए परिवार को बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और उसे वहां से ले जाने में उसकी हेल्प उसका जर्नलिस्ट दोस्त करता है, जो उन्हें एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो उनके जैसे और लोगों की हेल्प कर रहा था। पुष्कर वहां देखता है कि वहां और भी काफी लोग हैं और जो उन्हीं की तरह जान बचाकर अपने घर परिवार को छोड़कर भागे होते हैं। वहां वो आदमी इन सबको कुछ समझाता है और वे सभी मिलकर दबी आवाज में भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, क्योंकि वो जगह चारों तरफ से कट्टरपंथी मुस्लिमों से घिरी थी और किसी आतंकी को उनके होने की भनक भी लगी तो उनकी मौत तय थी। तभी वहां कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं और उस आदमी को बोलते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, आप यहाँ पर सेफ नहीं हैं। वो आदमी उन्हें पहचान चुका था और उसे समझते देर नहीं लगती कि अब उसका अंत आ चुका है, मगर वो उन्हें घर में बंद किसी भी शरणार्थी के बारे में कुछ नहीं बताता। कुछ समय बाद पुष्कर अपनी फैमिली और बाकी शरणार्थियों के साथ एक ट्रक में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी वहां देखते हैं कि वो व्यक्ति और उसका बेटा दोनों की लाशें पेड़ से लटकी होती हैं। अब पुष्कर और उसका परिवार रेफ्यूजी कैंप में शरण लेता है, जहां पुष्कर की आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी होती है। वहां कैंप की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। वो जगह गंदगी से भरी हुई थी और वो छोटे छोटे कैंपों में रहते थे और उन्हें पेट भर खाना भी नसीब नहीं था। पुष्कर सिर्फ एक टाइम खाना खाकर गुजारा करते थे। इन कैंपों में लगभग सभी हिंदू या पंडित थे जो अपने अपने घर, जमीन और दुकानें छोड़कर वहां आकर छुपे हुए थे और एक अंतहीन आस में अपने दिन बिता रहे थे कि शायद जल्दी ही उन्हें अपना घर और गांव वापस मिल जाए। कुछ दिन बाद होम मिनिस्टर उस कैंप में दौरा करने के लिए आता है। उनके साथ ब्रह्मदत्त भी होता है। दरअसल ब्रह्मदत्त अब आईएएस ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर में बतौर एडवाइजर नियुक्त हो चुका होता है कि इन कैंप में गंदगी और कुपोषण की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। और उसकी बात सुनकर होम मिनिस्टर कहता है कि ये लोग पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, इन्हें ठंड में रहने की आदत है। अब मैदानी इलाके की गर्मी इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए इनकी मौतें हो रही हैं। दरअसल कोई भी मिनिस्टर इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उन पर इस्लामी कट्टरपंथियों और जम्मू कश्मीर की सरकार का दबाव होता है। कैंप के सभी शरणार्थी होम मिनिस्टर से मदद की गुहार लगाते हैं। तभी वहां पुष्कर आता है, जो हाथों में एक बैनर लिया था जिसके ऊपर लिखा था आर्टिकल 370 हटाओ। ब्रह्मदत्त पुष्कर को देखता है और उसके पास जाता है, मगर अब तक पुष्कर की आंखों की रोशनी लगभग खत्म हो गई थी। उसकी मानसिक हालत भी काफी कमजोर थी। ब्रह्मदत्त की कोई बात नहीं सुनता और बार बार आर्टिकल 370 को हटाने का नारा लगाता है। ब्रह्मदत्त कैंप में जाकर पुष्कर की बहू से मिलता है और वहीं पास में घर दिलाने की बात करता है और उसे जॉब दिलाने का आश्वासन देता है। कुछ समय बाद पुष्कर परिवार सहित नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, मगर उस जगह की हालत भी कश्मीर जैसी ही थी। शिव जिस स्कूल में जाता था, वहाँ का मौलवी बच्चों को धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक पढ़ा रहा था, जिसे सुनकर शिव काफी डर जाता है और अपना भगवान का लॉकेट कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। हालात ये थी कि कहने को हम हिंदुस्तान में थे, मगर खुद को हिंदू कहने में डर लग रहा था। और उधर खुद बिट्टा कराटे मीडियम आकर इंटरव्यू देता है और अपनी बात से खुलासा करता है कि उसने 20-25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि उनका संबंध देश के कट्टरवादी हिंदू संगठन से था और उन्हें मारने के लिए ऊपर से ऑर्डर था। वो खुद को आतंकी नहीं बल्कि स्वतंत्रता सेनानी कहता है। रेडियो पर उसकी बातें सुनकर पुष्कर को बहुत गुस्सा आता है। वो काफी समय तक ये कोशिश करता है कि उसकी बात पीएम से कराई जाए, मगर इस देश में आम आदमी की पहुंच पीएम तक नहीं जाती और जब सवाल मौलिक अधिकारों का हो तो पीएम तक अपनी बात पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाता है। ये सब बातें सुनकर कृष्णा अबाक रह जाता है।
अब उसे सच का एहसास होने लगा था और वे जान रहा था कि यूनिवर्सिटी में उन्हें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो इससे उलट है। तब भी उसे अपने दादा पुष्कर की बातें याद आती हैं, जो मरने से पहले पुष्कर ने उससे कही थी कि उसकी एक ही अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां उसके कश्मीर वाले घर में जाकर बखेर दी जाएं, ताकि वो कम से कम एक बार अपने घर कश्मीर वापस जा सके, जो कि मरते मरते भी पूरी ना हो सकी। और यही वजह थी कि कृष्णा अपने दादा की अस्थियां लेकर कश्मीर आया हुआ था। कृष्णा प्रोफेसर राधिका को कश्मीर जाने की बात बताता है तो प्रोफेसर उससे बोलती है कि वो अपने मोबाइल में कश्मीरियों की बातें रिकॉर्ड करे, और वो बिट्टा का मोबाइल नंबर भी उसे देती है और वो कहती है कि वो कश्मीर में उससे जाकर मिले। अब ये साफ है कि प्रोफेसर राधिका भी बिट्टा और इस्लामिक मुहिम का हिस्सा थी और किसी न किसी तरीके से इस्लामी जिहाद में उनका साथ दे रही थी, और अक्सर कॉलेज में स्टूडेंट्स को कश्मीर की आजादी के लिए भड़काती नजर आती थी। कृष्णा अपने दोस्तों के साथ अपने दादाजी के पुराने घर जाता है। वहाँ उस मंदिर को देखता है जिसमें शिव जी की मूर्ति को हटाकर इस्लामी झंडा लगा दिया था, और वो अभी भी लगा हुआ था। वे लोग झंडे को वहां से हटा देते हैं और कृष्णा अपने दादाजी की मूर्तियों को वहीं बखेर देता है, और इस तरीके से पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और वो मरने के बाद इस रूप में अपने घर वापस आ जाता है। और इसके बाद कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलने निकल जाता है। पुष्कर जिस बोट में नदी पार करता है उससे उसके भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल चला रहा था। कृष्णा अब्दुल की बातें रिकॉर्ड करने लगता है तो अब्दुल कृष्णा को बताता है कि वो कश्मीर पंडितों का दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। उनके पड़ोसी भी हिंदू पंडित थे और मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनका बेटा शिव भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। और वो आगे बताता है कि जब कश्मीरी हिंसा में वे लोग यहाँ से भाग रहे थे तब मेरे पिता ने उस हिंदू परिवार की काफी मदद की थी, जबकि असलियत में उसके पिता की वजह से कृष्णा के पिता की मौत हुई थी, क्योंकि अब्दुल के पिता ने बिट्टा को अनाज के ड्रम में छुपे रहने की बात बताई थी। यानी कि साफ जाहिर था कि उस वक्त वो लोग पूरी तरीके से बिट्टा का साथ दे रहे थे, ना कि पुष्कर की फैमिली का। इसका एक दूसरा पहलू यह भी हो सकता है कि 30 साल पहले अब्दुल बहुत छोटा था, उसे ना इतनी समझ थी ना ही उसे इतना ज्ञान। उसे जैसा उसके पिता ने बताया वैसा ही उसने पुष्कर को, किसके पिता ने कश्मीरी हिंदुओं की मदद की थी। कृष्णा बिट्टा कराटे से मिलता है। बिट्टा उसे वही बताता है जो उसने मीडिया में इंटरव्यू में कहा था कि उसने किसी पंडित को नहीं मारा, और कुछ कश्मीरी हिंदू अपनी मर्जी से गांव छोड़कर गए हैं। उन्हें मारने वाले इंडियन आर्मी के सैनिक थे, लेकिन बदनाम उन्हें किया गया, और वो खुद को कश्मीर में इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ने वाला फ्रीडम फाइटर बताता है, और खुद की तुलना चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से करता है। उसकी बातें सुनकर कृष्णा को लगता है कि बिट्टा सही कह रहा है, और वापस ब्रह्मदत्त से आकर मिलता है और उसे कहता है कि कोई नरसंहार नहीं हुआ था, जो हत्याएं हुई थी वो इंडियन आर्मी ने करवाई थी, जिसकी वजह से कश्मीरी हिंदुओं को यहाँ से पलायन करना पड़ा। इसके लिए भारत की सरकार और राजनेता जिम्मेदार हैं। कृष्णा की बातें सुनकर ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है और कृष्णा को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की फाइलें दिखाता है, जिसमें कश्मीरी हिंसा की पूरी डिटेल्स और न्यूज कटिंग होती है, और उन न्यूज कटिंग्स में कृष्णा और उसकी माँ और उसके भाई की फोटो पीड़ितों में होती हैं, जिनकी मौत बिट्टा के हाथों हुई थी। अब कृष्णा को सच का पता चल चुका था और उसे रियलाइज हो चुका होता है कि अब तक वो कितना गलत था। अब कृष्णा यूनिवर्सिटी पहुंच चुका था। प्रोफेसर राधिका कुछ स्टूडेंट के साथ एक सॉन्ग तैयार कर रही थी, जिसमें कहीं ना कहीं कॉलेज के यूथ को कश्मीर और जिहाद के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जब बात किसी कविता, गीत या सॉन्ग के साथ प्रमोट की जाए तो वो लोगों के जहन में ज्यादा असर करती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद राधिका कृष्णा को माइक देती है कि वो अपने कश्मीर के अनुभव शेयर करे। उसे लग रहा था कि कृष्णा वही कहेगा जो अब्दुल, बिट्टा और उनके जैसे और लोगों ने उसे कहा था, मगर अब कृष्णा की नज़र में सच बदल चुका था। कृष्णा बोलना शुरू करता है कि हजारों साल पहले एक ऋषि हिमालय पर तपस्या करने गए, जिनका नाम था महर्षि कश्यप, और उन्होंने वहां पर बरसों तक तप किया और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्हीं के नाम पर हिमालय के उस हिस्से का नाम कश्मीर पड़ा। उसके बाद सैकड़ों ऋषि मुनि और ज्ञानी कश्मीर गए, तप किया, रिसर्च की, और उसके बाद हजारों पंडित और ब्राह्मणों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। उसके बाद एक बार वहां कुछ इस्लामिक शरण लेने के लिए आए। पंडितों ने उन्हें रहने दिया। धीरे धीरे इस्लामों की तादाद बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि कश्मीर इस धरती का स्वर्ग है और हिंदुस्तान का सबसे खास हिस्सा। जब मुस्लिम तादाद बढ़ने लगी तो उन्होंने पंडितों को भगाने के लिए उन पर अटैक करने शुरू कर दिए। उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया जाने लगा, उन्हें कलमा पढ़ाया जाने लगा और बीफ खाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। विरोध करने पर उन्हें मार दिया जाता और उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता। इसीलिए लाखों पंडितों ने अपनी बहन बेटी की इज्जत और जान बचाने के लिए
कश्मीर में अपना घर, जमीन और दुकानें छोड़कर जाना पड़ा और इस तरह मेजॉरिटी वाले कश्मीर में पंडितों को माइनॉरिटी में बदल दिया गया। आज हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं ताकि हम अपने घर वापस जा सकें और हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें अभी तक गुमराह किया जा रहा था, लेकिन अब सच हमारे सामने आ चुका है। फिर कृष्णा अपनी माँ और अपने भाई की मौत के बारे में बताता है और सीन वापस फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ उसका दादा पुष्कर अपने नए मकान में रह रहे थे और उस दिन बिट्टा अपने साथियों के साथ आर्मी की ड्रेस में वहां पहुंचता है और वहां मौजूद इंडियंस आर्मी को बोलता है कि आज से उनकी शिफ्ट चेंज हो गई और इस तरीके से पूरी कैंप एरिया पर कब्जा कर लेता है और वो सभी शरणार्थियों को एक जगह इकट्ठा करके गोली से भून देता है। मगर मारने से पहले वो जिस तरह शारदा और दूसरी महिलाओं के साथ जिस तरह घिनौना सलूक करता है, वो किसी भी सामान्य आदमी को विचलित कर सकता है। ये पूरा दृश्य इतना कड़वा और घिनौना है कि शायद आपकी चीख निकल सकती है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी भी माध्यम से कश्मीर से जुड़े हैं या कश्मीरी पंडितों की तरफ का सच देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म को जरूर देखें ताकि आप उस अधूरे सच को पूरे तरीके से जान सकें, जिसे अभी तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के युवा छात्रों को बताकर उन्हें अपने ही कश्मीर के खिलाफ भड़काया जाता है। मैं ये नहीं जानता कि यह फिल्म भारत के राजनेताओं और राजनीति पर कितना असर डालेगी, मगर आरंभिक परिणाम बता रहे हैं देश की जनता अब जागरूक हो गई है और उसे अब अपने हक की आवाज उठाना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो से कुछ शिकायत या सवाल है तो मुझे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम।